नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 4 अप्रैल 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक हिंदू का, 2 इंडियन एक्सप्रेस के। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में जनता का विश्वास जगाने से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम फिर से इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे, अंटार्कटिक बिल से संबंधित जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का, स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी से संबंधित। कोट है आज का थॉमस जेफरसन का, व्हेन ए मैन एज्यूम्स ए पब्लिक ट्रस्ट ही शुड कंसीडर हिमसेल्फ एज पब्लिक प्रॉपर्टी। क्या मतलब है इस कोट का? इसका कोट देखो ये है, जैसे पॉलिटिशियंस हैं वो जनता का ट्रस्ट एज्यूम करते हैं, जनता उनमें विश्वास अपना इंट्रोड्यूस करती है, तभी तो वो जीत कर आते हैं। तो फिर देखो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। ना सिर्फ पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं जिनका विश्वास होता है उन लोगों में, उनकी फिर देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है जनता के प्रति। फिर उनको अपने आप को ना पब्लिक प्रॉपर्टी समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर वो गलत बिहेव करें, गलत एग्जाम्पल सोसाइटी में सेट करें। तो ये बात थॉमस जेफरसन ने बोली थी। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में फेथ जगाने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मतलब वो एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, जैसे पुलिस। और पुलिस के बारे में आज के समय में इमेज क्या है, मतलब जनता के अंदर पुलिस की इमेज क्या है? पुलिस करप्शन करती है, जाति करती है, इम्पार्शियलिटी करती है, मतलब अमीर लोगों को साथ देती है या फिर जो लोग पावरफुल हैं उनका साथ देती है। और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ तो पुलिस की साठगांठ देखने को मिलती है। ये इमेज है पुलिस की आज के समय में जनता के अंदर। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं पुलिस की देखो सोशल लेजिटिमेसी काफ़ी ज़्यादा कम है। सोशल लेजिटिमेसी मतलब जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो ना, तभी लोग पुलिस के पास जाना पसंद करते हैं, अदरवाइज लोग पुलिस को अवॉइड ही करते हैं। जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। पुलिस का नेचर आमतौर पे हेल्पिंग होता है, बहुत ईजिली वो एक्सेसिबल होते हैं, लोगों को कोई डर नहीं होता पुलिस को एक्सेस करने में। इसके बाद अगर हम बात करें सीबीआई की, क्योंकि देखो पुलिस की तरह सीबीआई भी तो एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है ना। देखो पहले तो शुरुआत में सीबीआई की इमेज काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। जब भी कोई क्राइम हो जाता और मतलब गंभीर नेचर का क्राइम हो जाता तो जनता भी मांग करने लगती कि ये केस जो है वो सीबीआई को सौंप दिया जाए। इतनी रिस्पेक्ट हुआ करती थी सीबीआई की। लेकिन ना पिछले कुछ सालों में आपने भी महसूस किया होगा सीबीआई की जो रिस्पेक्ट है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। और उसके पीछे मेन रीज़न है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सीबीआई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। जैसे पहले ये आरोप यूपीए की सरकार के ऊपर लगा था और अब यही आरोप एनडीए की सरकार के ऊपर भी लगता है। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीबीआई की वर्किंग पर क्वेश्चंस रेज किए, शायद इसीलिए ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। कंटेक्स्ट वैसे डायरेक्टली दिया नहीं है। इसके बाद आर्टिकल में ना और बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए जाते हैं जिसकी वजह से सीबीआई पुलिस जैसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में लोगों का जो विश्वास है ना बहुत ज़्यादा कम है। ये फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे सबसे पहले लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता है, सफिशिएंट मैन पावर नहीं होती। हमेशा आप देखिएगा पुलिस स्टेशन में इनफ मैन पावर अवेलेबल नहीं होती। आप फ़ोन करोगे बहुत बार वो बोलेंगे स्टाफ नहीं है, अभी स्टाफ आएगा तो भेजेंगे, ऐसा रिप्लाई आता है 100 नंबर पे कॉल करोगे तो। नेक्स्ट है इनह्यूमन कंडीशंस। देखो जो पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं ना सिर्फ पुलिस के बल्कि दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के, उनको तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती हैं, बड़ा बड़ा घर, गाड़ी, ये वो। लेकिन जो लोएस्ट लेवल पे काम करते हैं ना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पर्सनल, वो काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन कंडीशंस में काम करते हैं। ड्यूटी के जो आवर्स हैं वो लंबे रहते हैं। मॉडर्न इक्विपमेंट्स का अभाव है हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास। एक बात जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, पुलिस एक शॉर्टकट इस्तेमाल करती है। कोई अपराध होता है ना, जिस पर भी शक होता है पुलिस उसको मारती पीटती है। पुलिस सोचती है कि मारा पीटा जाएगा तो ये पर्सन अपना अपराध स्वीकार कर लेगा, ये उनको शॉर्टकट लगता है। क्योंकि देखो आप क्राइम की जांच करोगे तो बहुत से लोगों के से आपसे बात करनी पड़ेगी, आप साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करोगे, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन शॉर्टकट ये है जिस पे शक है उसको मारो पीटो, अगर उसने क्राइम किया है तो वो मान लेगा। लेकिन देखो इस चक्कर में बहुत बार कितने इनोसेंट जो लोग होते हैं उनकी हरासमेंट हो जाती है, आप सोच के देखिए। नेक्स्ट है
क्वेश्चनेबल मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग एविडेंस, एविडेंस इकट्ठा करने के जो मेथड्स हैं वो पुराने हैं, ऑब्सलीट हो चुके हैं। रूल बुक के हिसाब से काम नहीं करते बहुत से ऑफिसर्स, और जो गलती करते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स नहीं होती। होता क्या है, जो गलती करेगा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का ऑफिसर, फॉर एग्जांपल पुलिस का, कुछ महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद दोबारा बहाल। एग्जाम्पल सेट नहीं होता कि हाँ डिसमिस कर दिया जाए, ऐसे गलती करोगे तो डर पैदा हो पुलिस ऑफिसर्स के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्टैंडिंग काउंसिल्स। अगर देखो जैसे पुलिस है, पुलिस ने केस बना भी दिया तो उस केस को मजबूती से लड़ने के लिए अच्छे वकील नहीं होते, सरकार अच्छे वकील नहीं प्रोवाइड करती। नेक्स्ट, सरकारी वकील के द्वारा ना बार बार एडजमेंट मांगी जाती है, क्योंकि वो सरकारी वकील तैयार होकर तो जाते नहीं है कोर्ट में। देखो आमतौर पे कभी भी आप देखना, अब एक तरफ सरकार है, दूसरे तरफ में कोई इंडिविजुअल है। अब देखो इंडिविजुअल तो पूरा जोर लगा देता है केस लड़ने में, हमेशा उसका वकील तैयार होकर जाता है, लेकिन सरकारी वकील का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता ना। कायदे से आइडियली उनको काम करना चाहिए, पूरी इंटीग्रिटी के साथ पूरा जोर लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, सरकारी वकील ना बहुत कम केस, बहुत कम तैयार होकर जाते हैं, और इसीलिए सरकार ज़्यादातर केस हार जाती है। कभी भी देखना सरकार ज़्यादातर केस हार जाती है, क्योंकि वो तैयार होकर जाते नहीं हैं, तो बार बार वो जज को बोलते हैं कि आप एडजमेंट दे दीजिए, वो सोचते हैं कि अगली बार तैयार होकर आएंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। आप में से बहुत से लोग वकील होंगे और आपने तो ये चीज़ देखी ही होगी, आपके लिए तो ये नॉर्मल होगा। इसके बाद नेक्स्ट है अनड्यू इम्प्रिजनमेंट ऑफ अंडर ट्रायल्स। क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को गिरफ्तार कर लिया, अब वो पर्सन, उसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, मामला भी साबित नहीं हुआ है कोर्ट में, लेकिन ट्रायल चल रहा है, लेकिन वो सालों साल जेल में बिता देता है, और कई साल जेल में बिताने के बाद फिर जज जो है वो एक्विट कर देता है, बरी कर देता है। लेकिन उसके साथ कितनी नाइंसाफी हो गई, क्राइम ना करने के बावजूद वो इतने साल जेल में रहा। तो अंडर ट्रायल्स को ज़्यादा दिनों तक जेल में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे ही देखो सरकार चेंज होती है ना, तो प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की। सीबीआई पहले यूपीआई के लिए काम करती थी, आजकल एनडीए के लिए। ये एग्जाम्पल्स हैं, लिखना नहीं है आंसर में यूपीए एनडीए, ये समझने के लिए है सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट है चेरी पिकिंग ऑफ द एविडेंस, मतलब कि जो वो पहले से ना डिसाइड कर लेते हैं कि इसने अपराध किया है, फिर जैसे एंड आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि यही अपराधी है, उसके बाद तो देखो आप सिर्फ वही एविडेंस कलेक्ट करोगे ना जिससे यह साबित हो कि इसने अपराध किया है। लेकिन कायदे से होना क्या चाहिए, रैशनली आप हर तरह के एविडेंस इकट्ठा करो और बाद में कंक्लूजन पे पहुंचो कि अपराध किसने किया है। लेकिन बहुत बार हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ना उल्टा चलती हैं, डिसाइड पहले कर लेती हैं कि इसने अपराध किया है, फिर वही एविडेंस कलेक्ट करती हैं जिससे यह साबित हो कि इसी ने अपराध किया है, बाकी सारा एविडेंस छोड़ देती हैं जिससे उस पर्सन की जो इनोसेंस है वो साबित होती हो। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऑफिसर्स का बार बार तबादला होना, इससे भी इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होती है। तो फैक्टर्स तो देखो बहुत हैं, इसके साथ और भी आप सोचोगे तो मिल जाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं सजेशंस की, सॉल्यूशन क्या दिए जाते हैं। सबसे पहला तो देखो यही सजेशन है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का नेक्सस है ना, इसे तोड़ो। ये इंश्योर करो कि हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऑफिसर्स पॉलिटिकल लीडर्स के इशारे पर काम ना करें। नेक्स्ट, पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म लेके आओ। ये लंबे समय से मांग चली आ रही है, लेकिन खास बदलाव आया नहीं है पुलिस की फंक्शनिंग में। इवन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने भी ये रिकॉग्नाइज किया है अपनी स्टेटस नोट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया में कि पुलिस में रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट सजेशन है कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। देखो अभी भी हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है ना, वो किसी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ के अंतर्गत नहीं आती हैं, एक बड़े कानून के द्वारा वो गाइडेड नहीं है। इसलिए राइटर एक सजेशन ये देते हैं, आप ना एक बड़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बना दो, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सीबीआई, एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यही नाम है ना एसएफआईओ का, और ईडी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस ना एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आए। ऐसी आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर दो जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एबीसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आए, सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ। और जो ये एबीसी ऑर्गेनाइजेशन आप इस्टेब्लिश करो ना, इसको प्रॉपर एक कानून के तहत इस्टेब्लिश करो, मतलब पार्लियामेंट से बिल पास करवाओ और तब जाके ये एबीसी ऑर्गेनाइजेशन आप इस्टेब्लिश करो। इसका फायदा ये होगा, लेजिस्लेटिव सुपरविजन हो सकेगा फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का।
मतलब जो एबीसी बड़ी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जाएगी, अगर वो कानून के तहत इस्टेब्लिश होगी ना, फिर पार्लियामेंट भी उस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकेगी। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन ये देते हैं राइटर, जो प्रोसिक्यूशन एंड इन्वेस्टिगेशन विंग है ना, वो अलग अलग होना चाहिए। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो अलग होनी चाहिए और प्रोसिक्यूशन की टीम अलग होनी चाहिए, तब जाके दोनों की बेहतर परफॉर्मेंस को इंश्योर किया जा सकता है। और जो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बने कानून के तहत, उसकी एनुअल ऑडिटिंग होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसी रही इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट, जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है ना, उनको भी मजबूत बनाओ। स्टेट में भी देखो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, जैसे महाराष्ट्र की एंटी करप्शन ब्रांच है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, इनको भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो नेशनल लेवल पे एजेंसीज होंगी वही क्रेडिबल हो सकती हैं और स्टेट लेवल पे जो एजेंसीज होती हैं वो क्रेडिबल होकर काम नहीं करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर देखो पार्लियामेंट से इस प्रकार का कोई कानून बनाया जाता है ना अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, फिर स्टेट लेवल पे भी विभिन्न जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नकल करके उसी प्रकार का कानून बनवा सकती हैं। स्टेट लेवल पे भी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर सकती हैं जिसके अंदर स्टेट की सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आएँ। ये भी इंश्योर करो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पे, जिसके अंदर ये सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आएंगी, उसमें प्रॉपर वुमन की रिप्रेजेंटेशन हो। हमारे देश में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वुमन की रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना जरूरी है। आमतौर पे महिलाएं डरती हैं पुलिस स्टेशन को एक्सेस करने में या फिर दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास जाने में। ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होंगी तो महिलाएं भी ईजिली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक्सेस कर सकेंगी। नेक्स्ट, पुलिस को देखो कम्युनिटी के साथ मिल के काम करना चाहिए। मतलब लोकल जो जनता है ना, उसके साथ अपने रिलेशंस को इंप्रूव करके काम करना चाहिए, क्योंकि क्राइम को आपको प्रिवेंट करना है ना, लोकल लोगों का आप में विश्वास होना जरूरी है। क्योंकि अगर कम्युनिटी का पुलिस के ऊपर विश्वास है मान लीजिए, तो बहुत सारे क्राइम तो वैसे नहीं होंगे। कुछ भी गलत होगा सोसाइटी में, एम्बिगुअस होगा, संदिग्ध होगा, तो डायरेक्ट लोग 100 नंबर पे फोन मिला देंगे कि हमने संदिग्ध गतिविधि देखी है, आप आ जाइए। लेकिन लोगों का पुलिस में विश्वास नहीं होता, तो इसलिए कोई पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं करता। नेक्स्ट, टाइम टू टाइम सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स चलाओ पुलिस पर्सनल के लिए, ताकि वो जनता के साथ अच्छे से बिहेव करें, संवेदनशीलता के साथ बिहेव करें। लास्ट बात देखो ये बोली जाती है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है ना, उनके ऑफिसर्स का जो डेडिकेशन है ना, कमिटमेंट है, वो संविधान के प्रति होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के प्रति होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति यानी पॉलिटिकल लीडर्स के प्रति। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में जनता का विश्वास कैसे जगाया जाए उससे संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लोकसभा में प्रेजेंट किए गए अंटार्कटिक बिल से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट तो देखो यही है, लोकसभा में अंटार्कटिक बिल प्रेजेंट किया गया है। इससे पहले कि हम बिल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करें, हम थोड़ा बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। अंटार्कटिक ट्रीटी है क्या? देखो ये जो अंटार्कटिक ट्रीटी है ना, इसे साइन किया गया था 1959 में 12 देशों के द्वारा। कौन कौन से देश थे? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रेंच रिपब्लिक, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, यूएसएसआर, यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, और सबसे लास्ट में यूएस। ज़्यादातर तो देखो वही देश हैं जो अंटार्कटिक के नज़दीक पड़ते थे। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जो उस समय बड़ी पावर्स हुआ करते थे, उन्होंने भी इस ट्रीटी को साइन किया था 1959 में। यूएसएसआर थोड़ा सा तो दूर है लेकिन नज़दीक ही है, क्योंकि इसके बाद तो ये देखो यहाँ पे यूएसएसआर ही है। तो ये वो देश हैं जिन्होंने 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन किया था। मकसद ये था इस ट्रीटी को साइन करने का कि कम से कम अंटार्कटिका तो को डीमिलिटराइज किया जाए। उस समय चूंकि कोल्ड वार चल रहा था ना, तो डर ये पैदा हो गया था कि अंटार्कटिक रीजन में भी मिलिट्री तैनात हो सकती है, और यहाँ पर भी अगर मिलिट्री तैनात होगी, आर्म्स का इस्तेमाल होगा, तो ये रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो ये सोचा गया था आपस में बेशक कितनी दुश्मनी हो यूएसएसआर की, यूएस की, लेकिन ये सारे 12 देश मिलके जिन्होंने ट्रीटी साइन की थी, ये इंश्योर करेंगे कि इस पूरे अंटार्कटिक रीजन को सिर्फ यूज़ किया जाए पीसफुल रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए। इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंश्योर किया जाएगा। अभी देखो इस अंटार्कटिक ट्रीटी के 54 नेशंस सिग्नेटरीज हैं, लेकिन अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग्स जब होती है ना,
तो इसमें सिर्फ 29 लोगों को वोट देने का अधिकार है, जिसमें से इंडिया भी एक है। इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया था 1983 में, और उसी साल इंडिया को कंसल्टेटिव स्टेटस भी हासिल हो गया। इसके बाद 1980 में कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज, ये कन्वेंशन निकल के आई थी। इस कन्वेंशन का मकसद ये था अंटार्कटिक रीजन में जो इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन, उसकी प्रिजर्वेशन। खास करके देखो अंटार्कटिक रीजन में जो मैरीन रिसोर्सेज है ना, मछलियां वगैरह हैं, उनकी कंजर्वेशन। इसके बाद 1991 में एक प्रोटोकॉल भी साइन किया गया, प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ये 1991 में साइन किया गया था और फोर्स में आया 1998 में। ये प्रोटोकॉल अंटार्कटिका को डेजिनेट करता है एज ए नेचुरल रिजर्व डिवोटेड टू पीस एंड साइंस, मतलब एक ऐसा रिजर्व जो बिल्कुल नेचुरल है और जो पूरी तरह से समर्पित है पीस और साइंस के लिए। तो ये तो देखो हमने कुछ बेसिक्स की बात कर ली। अब बिल की बात करते हैं। बिल क्यों लाया गया है 40 साल बाद, मतलब 40 साल हो गए जब इंडिया ने इस अंटार्कटिक ट्रीटी को साइन किया था, तो 40 साल बाद बिल को क्यों लाया गया है और बिल में आखिरकार ऐसा है क्या? देखो सबसे पहली चीज, अंटार्कटिक रीजन से संबंधित इंडिया का यह पहला डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है, पहला घरेलू कानून है। ऑलरेडी 27 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अंटार्कटिक ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने अपने देशों में घरेलू कानून बना लिए हैं। इंडिया भी अब इन्हीं 27 देशों को फॉलो कर रहा है। मतलब ट्रीटी तो इंडिया ने साइन कर ली थी, लेकिन ट्रीटी साइन करने के बाद में आपको घरेलू कानून भी तो बनाना पड़ेगा ना। अब आपके मन में आया होगा क्यों जरूरत है ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बनाने की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता देखो यूं है, जैसे 27 देशों ने मिलकर, ये जितने भी देशों ने साइन की है इस ट्रीटी को, उन्होंने डिसाइड कर लिया मिलके कि हम सिर्फ अंटार्कटिक रीजन का पीसफुल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करेंगे और इलीगल एक्सपीडिशन नहीं भेजेंगे। लेकिन मान लो इंडिया से कोई एक्सपीडिशन चला जाता है इलीगल ढंग से, तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? वहां पे तो किसी की सरकार है नहीं। मान लीजिए कोई शिप लेके चला गया वहां पे अंटार्कटिक रीजन में, वहां पे वो कुछ भी करे, किसका कानून लागू होगा? यही इंश्योर करने के लिए तो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बनाया जा रहा है ना, कि इंडिया का कोई नागरिक इंडिया से इलीगल तरीके से शिप वहां पर लेकर चला जाता है तो उस पर इंडिया का कानून लागू होगा। वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने क्राइम अंटार्कटिक में जाके किया है इसलिए इंडिया का कानून लागू नहीं हो सकता। इंडिया की सरकार बोलेगी नहीं भैया, अभी अभी जो हमने बिल पास किया है उसके अनुसार आप पर इंडिया का कानून लागू होगा, बेशक आपने अंटार्कटिक रीजन में अपराध किया है, क्योंकि हमने ये बिल पास कर दिया है, ऐसी बोलेगी फिर सरकार। उसी के लिए तो ये कानून आ रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है इस अंटार्कटिका बिल में, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये है, अब इंडियन कोर्ट्स की जो ज्यूरिडिक्शन है ना, वो अंटार्कटिका में भी एक्सटेंड होगी, लेकिन सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए। ऐसा नहीं कि कोई यूएसए का पर्सन इलीगल एक्टिविटी कर रहा है अंटार्कटिका में, उस पर भी इंडिया के कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन लागू होगी, नहीं, ऐसा नहीं। इंडियन सिटीजन्स या फिर वो सिटीजन्स, चाहे बेशक वो फॉरेन के हों, लेकिन वो इंडियन एक्सपीडिशन का पार्ट हों। इंडियन एक्सपीडिशन मतलब इंडिया से कोई जहाज गया है और उस जहाज में फॉरेन सिटीजन्स भी गए हैं और वो जहाज जाके वहां पे अंटार्कटिका में उथल पुथल मचाता है, तो क्योंकि वो एक्सपीडिशन इंडिया से था, इंडिया से गया, तो इसलिए उस एक्सपीडिशन में बेशक अगर फॉरेन सिटीजन्स होंगे ना, तो उन पर भी इंडिया का कानून एप्लीकेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन, बिल में देखो परमिट सिस्टम के बारे में भी इलाबरेट किया गया है, यानी बताया गया है। अगर कोई इंडिविजुअल अंटार्कटिक रीजन में जाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या रेगुलेशंस होंगे, वो सब इस बिल में बताए गए हैं। बोला गया है कि आपको परमिट लेना पड़ेगा, वहां पे जाने से पहले परमिट इशू किया जाएगा एक कमेटी के द्वारा, जो सरकार के द्वारा सेटअप की जाएगी। कमेटी में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सेक्रेटरी होंगे। इसके अलावा डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, फाइनेंस, फिशरीज, लीगल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिपिंग, टूरिज्म, इन्वायरमेंट, कम्युनिकेशन एंड स्पेस, इन मिनिस्ट्रीज के भी मेंबर होंगे। इसके साथ साथ नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट, इनके भी मेंबर होंगे। और सबसे लास्ट में अंटार्कटिक रीजन के एक्सपर्ट्स भी होंगे। कहां पर होंगे ये सब? ये सब उस कमेटी में शामिल होंगे जो कमेटी परमिट देगी कि आप अंटार्कटिक में जाके विजिट कर सकते हो। और देखो, अगर कमेटी को किसी भी पल लगता है ना कि हमारी गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है, तो परमिट को कैंसिल भी किया जा सकता है। वैसे देखो, अभी तक इंडिया इस अंटार्कटिक रीजन में कोई भी कॉमर्शियल फिशिंग तो कैरी आउट नहीं करती थी। वहां पर
हालांकि हर एक देश का एलोटेड कोटा है कि आप इतनी फिशिंग कर सकते हो। तो बिल में प्रोविजन किया गया है कि कॉमर्शियल फिशिंग की एक्टिविटी भी कैरी आउट की जा सकती है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी गई हैं, उसी के अंतर्गत जो फिशिंग एक्टिविटी है ना वो कैरी आउट की जा सकती है। फिशिंग की तरह इंडिया अभी तक यहां पर कोई टूरिज्म एक्टिविटी भी नहीं कैरी आउट करता था। हालांकि बहुत कम इंडियन टूरिस्ट अंटार्कटिक में जाते तो थे, लेकिन वो फॉरेन टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जाते थे। इंडिया में कोई टूर ऑपरेटर के थ्रू वो नहीं जाते थे। अंटार्कटिक रीजन में बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं फॉरेन कंट्रीज से, लेकिन अब बिल में प्रोविजन किया गया है इंडियन टूर ऑपरेटर भी ऑपरेट कर सकते हैं अंटार्कटिक रीजन में। जैसे कॉमर्शियल फिशिंग अलाउ होगी, वैसे ही इंडिया से अंटार्कटिक रीजन में जो टूर एक्टिविटी है वो भी रेगुलेट होगी अच्छे से। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस का पालन उन्हें करना पड़ेगा। इसके बाद ये बताया गया है कि जो भी इंडिया से एक्सपीडिशन यानी शिप वगैरह वहां पे जाएगा, चाहे वो टूरिस्ट जाएं या फिर कॉमर्शियल फिशिंग के लिए जाए, कोई भी जाए, वो किस प्रकार से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, वेस्ट को मैनेज करेगा, वो सब चीज़ें भी बताई गई हैं बिल में। जैसे ड्रिलिंग नहीं करेगा किसी भी कीमत पे, खुदाई नहीं करेगा, मिनरल रिसोर्सेज को कलेक्ट नहीं करेगा, इवन आइडेंटिफाई करने के लिए भी। साइंटिस्ट के लिए अलग रूल हैं, साइंटिस्ट के लिए एक्सेप्शन है। मतलब अगर हमारा कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए जाता है इंडिया से वहाँ पे, तो उन पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि टूरिस्ट कोई जाए वहाँ पे जाके खुदाई करने लग जाए, नहीं। जो वहाँ पे लोकल प्लांट्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, हेलीकॉप्टर को फ्लाई नहीं करेगा, हेलीकॉप्टर को वहाँ पे लैंड नहीं करवाएगा जिससे लोकल बर्ड्स या फिर जो सील्स हैं वो प्रभावित हों, हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे बर्ड्स या फिर एनिमल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हों, मिट्टी नहीं रिमूव करेगा। आप समझ गए ना किस प्रकार की चीज़ें बोली गई हैं। जैसे लोकल बर्ड्स जो जहाँ पे रहते हैं उनकी हैबिटेट को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, चेंज नहीं करेगा, किसी भी बर्ड या फिर एनिमल को मारेगा नहीं, ये सब चीज़ें मना है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप यहां से कोई एनिमल या बर्ड ले जाओ और अंटार्कटिक में जाके छोड़ दो। पता लगे जो बर्ड या फिर एनिमल आप लेके गए हो वहां पे वो इन्वेसिव स्पीसीज साबित हो और लोकल बर्ड्स को मार दे या फिर एनिमल्स को मार दे, तो आप इन्वेसिव स्पीसीज वहां पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। यानी यहां से कोई एनिमल या फिर बर्ड ले जाके अंटार्कटिक रीजन में नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगी समय समय पर इंस्पेक्शंस कैरी आउट करने के लिए। अगर इन प्रोविजंस का कोई वायलेशन करता है तो पेनल्टी का प्रावधान भी किया गया है। लोएस्ट पेनल्टी लगेगी, 1 से 2 साल की सजा हो सकती है, 10 से 50 लाख के बीच फाइन हो सकता है। अगर कोई वहां से स्पीसीज चुरा लाता है या फिर यहाँ की स्पीसीज वहां पे छोड़ के आ जाता है जो कि वहां के लिए इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक साबित हो, तो फिर 7 साल की सजा हो सकती है और 50 लाख का फाइन हो सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया अंटार्कटिक बिल से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हैप्पीमोन जैकब का हिंदू का प्लेइंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी गेम से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप मुझे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब बताइए। देखो, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये है अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करना फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में। जैसे आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। जैसे देखो, जापान है। अब जापान की हो सकता है कि इच्छा ना हो कि वो यूएसए के द्वारा लगाए गए रशिया के ऊपर सैंक्शंस को फॉलो करे, लेकिन फिर भी जापान फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जापान यूएसए का अलाय है। वो बहुत सारे फैसले यूएसए के दबाव में आके करता है, यूएसए के कहने पर करता है, क्योंकि जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूएसए के ऊपर है। बट अब इंडिया है, जैसे इंडिया अब वेस्ट के दबाव में नहीं आ रहा है। इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी के फैसले खुद कर रहा है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए। इंडिया को रशिया से सस्ता तेल मिल रहा है तो इंडिया वो खरीदना चाहता है, जबकि वेस्ट इंडिया को बोल रहा है कि मत खरीदिए, रशिया के साथ डील मत कीजिए। लेकिन इंडिया किसी की बात को नहीं मान रहा है। मतलब फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए खुद से फैसले कर रहा है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, अभी तो है नहीं, उनका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इमरान खान, उन्होंने 2-3 दिन पहले इंडिया की तारीफ की थी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। तो क्या हो रहा है अभी देखो, आपको पता है यूएसए के जो डिप्टी एनएसए है ना, वो भारत की यात्रा पर आए थे। उन्होंने एक प्रकार से धमकी दी थी, वो इनडायरेक्ट धमकी थी कि इंडिया रशिया के साथ डील मत करे, अदरवाइज इंडिया को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कुछ वेस्ट के एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कल को अगर चाइना के साथ इंडिया की लड़ाई हो गई ना, तो अगर अभी इंडिया रशिया का साथ दे रहा है तो रशिया इंडिया को नहीं बचाएगा, बल्कि और अगर आप रशिया का साथ दोगे तो वेस्ट भी आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। देखो, राइटर इसके जवाब में बोलते हैं
ये बात सच है, कल को इंडिया की चाइना के साथ लड़ाई हो गई तो रशिया इंडिया का साथ देगा, ऐसी संभावना बहुत कम है। लेकिन देखो, एक बात यह भी समझने की आवश्यकता है, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं ना, वेस्ट इंडिया का साथ नहीं देगा। वेस्ट इंडिया का साथ देख के कोई एहसान नहीं कर रहा है। वेस्ट मतलब यूएसए भी यही चाहता है कि हम चाइना को कंटेन करें। वेस्ट का इंटरेस्ट इसी में है और इंडिया का इंटरेस्ट भी चाइना को कंटेन करने में है, तब जाके दोनों एक साथ आए हैं। और अभी इंडिया, देखो, इंडिया ने साफ साफ बोला है कि वायलेंस नहीं चाहता है इंडिया यूक्रेन में। एब्सटेन करना इंडिया की मजबूरी है। हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए रशिया से, मेंटेनेंस चाहिए, हमारे पास जो हथियार ऑलरेडी हमने रशिया से परचेज करके रखे हैं, हमें क्रूड ऑयल चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज का आप दोगलापन देखिए। एक तरफ बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खुद रशिया से जो ऑयल वगैरह है अभी भी परचेज कर रहे हैं, लेकिन इंडिया को मोरल लेसन दे रहे हैं कि इंडिया को सस्ते तेल के बजाय मोरल स्टैंड पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की है। राइटर कहते हैं ऐसी कोई ये लड़ाई नहीं है। सीधी बात है, रशिया ने इन्वेजन किया है जो कि गलत है, लेकिन इसे डेमोक्रेटिक वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की लड़ाई करार देना ये गलत है। 2003 में यूएसए ने भी इराक के ऊपर अटैक किया था, तब इंडिया ने यूएसए का भी विरोध नहीं किया था। तो अब रशिया का विरोध इंडिया क्यों करे अगर दोनों देशों के रिलेशंस खराब हो जाएंगे? देखो, इंडिया नहीं चाहता। ऑलरेडी रीजन जो है काफी अनफ्रेंडली है। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आ चुका है, चाइना के साथ इंडिया की नहीं बनती, पाकिस्तान इंडिया का एनिमी कंट्री है। तो इंडिया नहीं चाहता कि एक और दुश्मन पैदा हो, रशिया। सीधी सी बात है। तो इंडिया की ना अभी काफी डिमांड है मार्केट में एज ए स्विंग स्टेट। मतलब इंडिया कोई एक ग्रुप में नहीं है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इंडिया नहीं है पूरी तरह से, ना ही रशिया के साथ है पूरी तरह से। तो अभी ना इंडिया एक स्विंग स्टेट है, कहीं भी जा सकता है। जैसे वो वोटर नहीं होते जो लास्ट तक डिसाइड नहीं करते कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, तो इंडिया भी अभी फिलहाल उसी प्रकार से है। झूलने को इंडिया तैयार नहीं है किसी भी साइड, इसीलिए डिमांड ज़्यादा है। इवन यूरोप के कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट है ना, वो भी इंडिया की यात्रा पर आए अभी हाल फिलहाल में। उन्होंने भी इंडिया के साथ कंसल्टेशन किया कि क्या किया जाए अभी यूक्रेन के मुद्दे पर। राइटर कहते हैं देखो, ये सब तो ठीक है, अभी इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है एज ए स्विंग स्टेट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन फ्यूचर में ना हालात और ज़रा टाइट हो सकते हैं। तो फ्यूचर में इंडिया की पॉलिसी क्या होगी उसके लिए अभी से तैयार रहना चाहिए। ये देखो, यहाँ पे बोला जाता है कि फ्यूचर में इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखना मुश्किल साबित होगा, जैसे जैसे वेस्ट और रशिया के बीच में लड़ाई जो है वो इंक्रीज होगी। फिर मजबूरी में आके इंडिया को एक पक्ष चूज करना पड़ेगा, फिर इंडिया दोनों के साथ रिश्ते मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो उस समय के लिए इंडिया को पहले से तैयार रहना चाहिए, पहले से तैयारी करके रहनी चाहिए। जब ये हालात आएंगे तो इंडिया क्या रुख अपनाएगा। वैसे तो देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पहले से कैसे तैयारी की जा सकती है। अब फ्यूचर में क्या सिचुएशन होगी, रशिया और वेस्ट के बीच किस इशू पर लड़ाई होगी, ये सब तो भविष्य के गर्भ में है ना। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कैसे अभी से डिसाइड किए जा सकते हैं? या तो राइटर एग्जाम्पल देके बताते कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाए तब इंडिया क्या करेगा। खैर, उनकी ये बात है, आप समझ गए होंगे कि अभी से इंडिया को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं वेस्ट और रशिया के बीच और इंक्रीज होगी, मतलब लड़ाई इनके बीच में और इंक्रीज होगी। लड़ाई इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी फिर इंडिया को एक पक्ष चूज करना पड़ेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।